everyone, welcome to SGI online class 6 हिंदी मीडियम, सब्जेक्ट हिंदी लिटरेचर, चैप्टर 3 नेकी बनी बदी। बच्चों, आज की वीडियो में मैं आपको हिंदी साहित्य के अंतर्गत जो यूनिट सेकंड के कोर्स में आना है थर्ड एंड फोर्थ चैप्टर, तो आज मैं आपको थर्ड चैप्टर का रिवीजन कराने जा रही हूँ। थर्ड चैप्टर जो नेकी बनी बदी, इसके लेखक मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं। इसमें इन्होंने बताया है कि जो व्यक्ति है बहुत सीधा साधा है, लेकिन किस प्रकार से वह है अपने नेचर को छोड़कर दूसरा नेचर धारण कर लेता है। आइए कुछ इस चैप्टर के माध्यम से समझते हैं कि नेकी किस प्रकार से बदी बन जाती है। इस चैप्टर को ध्यानपूर्वक समझिएगा। इसके साथ साथ मैं आपको ये चैप्टर पढ़ाने के बाद इसमें जो एक्सरसाइज है वो भी समझा दूंगी और प्रश्न उत्तर आप अपनी कॉपी से लड़ेंगे। तो मैं पाठ प्रारंभ करने जा रही हूँ। जो नेकी बनी बदी। मेरे दफ्तर में 4 चपरासी थे। उनमें एक का नाम गरीब था, बहुत ही सीधा, बड़ा आज्ञाकारी, अपने काम में चौकस रहने वाला, घुड़कियां खाकर चुप रहने जाने वाला, यथा नाम तथा गुण गरीब मनुष्य था। मुझे इस दफ्तर में आए 1 साल हो गया था, मगर मैंने उसे एक दिन के लिए भी गैर हाजिर नहीं पाया था। मैं उसे 9 बजे दफ्तर में अपनी दरी पर बैठे हुए देखने का आदी हो गया था, मानो वह भी इस इमारत का कोई अंग है। इतना सरल कि किसी भी बात को टालना जानता ही ना था। दफ्तर में किसी की मिट्टी इतनी खराब नहीं थी जितनी बेचारे गरीब की। तरक्की का अवसर आता तो शेष तीनों कर्मचारी चपरासी नंबर मार ले जाते, गरीब को तो कोई भी ना पूछता था। शेष 3 चपरासी 10-10 रुपए वेतन पाते थे, पर बेचारा गरीब 7 रुपए पर ही अटका हुआ था। सुबह से शाम तक उसके पैर एक क्षण के लिए भी नहीं टिकते थे। यहाँ तक कि 3 चपरासी भी उस पर क्रोध जताते। दफ्तर के सब कर्मचारी ही नहीं, बड़े बाबू तक उससे चिढ़ते थे। उस पर कितनी ही बार जुर्माना हो चुका था और डांट फटकार तो नित्य का व्यवहार था। उसका रहस्य मेरे समझ में नहीं आ रहा था। मुझे उस पर दया आती थी। मैं अपने बर्ताव से उसे यह दिखाना चाहता था कि मेरी नजर में उसका आदर 3 चपरासियों से कम नहीं है। यहाँ तक कि कई बार मैं उसके पीछे कर्मचारियों से लड़ भी चुका था। एक दिन बड़े बाबू ने गरीब से अपनी मेज साफ करने को कहा। वह तुरंत साफ करने लगा। देवी रूप से झाड़ू का झटका लगा तो दीवार उल्ट गई और रोशनाई मेज पर फैल गई। बड़े बाबू यह देखते ही जामे से बाहर हो गए, उसके दोनों कान पकड़कर बैठे और भारतवर्ष की सभी प्रचलित भाषाओं से दुर्वचन चुन चुन कर उसे सुनाने लगे। बेचारा गरीब आंखों में आंसू भरे चुपचाप मूर्तिवत सुनता रहता था, मानो उसने कोई हत्या कर डाली हो। मुझे बड़े बाबू का जरा भी बात पर इतना भयंकर रौद्र रूप धारण करना बुरा मालूम हुआ। यदि किसी दूसरे चपरासी ने उससे भी बड़ा अपराध किया हो तो वह इतना कठोर वज्रविहार ना होता। मैंने अंग्रेजी में कहा, बाबू साहब आप अन्याय कर रहे हैं। उसने जानबूझकर तो रोशनाई गिराई नहीं। इसका इतना बड़ा दंड देना औचित्य की पराकाष्ठा है। बाबू साहब बोले, आप अभी इसे जानते नहीं, है बड़ा पाजी है। इसके घर में तो हलों की खेती होती है, हजारों का लेन देन करता है, कई भैंसे दूध देती हैं। इन बातों का ऐसे घमंड है। घर की दशा ऐसी होती तो आपके यहाँ चपरासीगिरी क्यों करता? मैंने कहा। बड़े बाबू ने गंभीर भाव से कहा, विश्वास मानिए, गांठ का धनी है और बला का मक्खी चूस है। यदि ऐसा ही है तो कोई अपराध नहीं है। एक दूसरे महाशय बोल उठे, भाई साहब इसके घर मानो दूध होता है, मानो ज्वार चना मटर होती है, लेकिन यह कभी यह नहीं सोचता कि थोड़ा सा हम लोगों को भी दे दे। यहाँ इन चीजों के लिए तरस तरस कर रह जाते हैं, तो फिर क्यों ना जी जले। फिर ऐसा कुछ इसी नौकरी की बदौलत हुआ है, नहीं तो पहले इसके घर में भुना चना तक ना था। बड़े बाबू सब चाकर बोले, यह कोई बात नहीं।
सारी व्यवस्था दर्शाती। समृद्धि के शत्रु सब होते हैं, छोटे ही नहीं बड़े भी। हमारी ससुराल या ननिहाल दरिद्र हो तो हम उससे कोई आशा नहीं रखते, कदाचित हम उसे भूल जाते हैं, किंतु सामर्थ्यवान होकर हमें ना पूछे, हमारे यहाँ 30 त्योहार पर उपहार ना भेजे तो हमारे कलेजे पर सांप लौटने लगते हैं। हम अपने किसी निर्धन मित्र के पास जाएं तो उसके एक बीड़ा पान पर संतुष्ट हो जाते हैं, पर ऐसा कौन मनुष्य है जो किसी धनी मित्र के घर बिना जलपान किए हुए लौटने के बाद सदा के लिए उसका दुष्कार ना करे। कई दिन पीछे गरीब से बातचीत होने पर उसे बताया कि उसके घर खेती किसानी है, गाय भैंस भी है। तब मैंने उससे पूछा, दफ्तर के बाबू लोग को भी कुछ खातिर करते हो? गरीब दीनता को आश्चर्य से कहा, हुजूर मैं सरकार लोगों की क्या खातिर कर सकता हूँ? खेती में जौ चना मक्का ज्वार घास पात के सिवा और क्या होता है? आप लोग राजा हैं, ये मोटी छोटी चीजें मुकिस मुंह से आपको भेंट करूं। मैंने उसे समझाया, भला एक दिन कुछ खिलाकर तो देखो, क्या कहते हैं? शहर में ये चीजें कहाँ मिलती हैं? इन लोगों का भी जी कभी कभी मोटी छोटी चीजों पर चला करता है। दूसरे दिन गरीब आया, उसके साथ 3 हष्ट-पुष्ट युवक भी थे। 2 टोकरियां थी, उसमें मटर की फलियां भरी हुई थी। दफ्तर के चापराशियों और अन्य कर्मचारियों ने गरीब को घेर लिया और क्या देखा कि एक के सिर पर मटका और जिसमें ऊख का रस था, तीनों का एक गट्ठा काम में दबाए हुए था। कई आदमी टोकरी पर टूट पड़े, इतने में बड़े बाबू आ पहुंचे। मैंने बताया, गरीब अपने घर से सौगात आया है, कुछ आप ले लीजिए, कुछ हम लोगों को बांट दीजिए। बड़े बाबू कृत्रिम क्रोध धारण करते हुए, कृत्रिम का अर्थ क्या होता है? बनावटी। कृत्रिम का अर्थ क्या होता है? बनावटी। तो बनावटी क्रोध धारण करते हुए, लोग तुम ये चीजें यहाँ क्यों लाए हो? अभी लौटा ले जाओ, नहीं तो मैं अभी साहब से कह दूंगा। क्या हम लोगों को भूखमरा समझ रखा है, अर्थात भूखा समझ रखा है? गरीब थर-थर कांपने लगा। मैंने उससे और से क्षमा प्रार्थना की। बहुत कहने सुने पर बाबू को साहब रजामन हो गए। तब चीजों में से आधी अपने घर भिजवाई, आधी में से अन्य लोगों में हिस्से लगाए। इस प्रकार यह अभिनय समाप्त हुआ। अब दफ्तर में गरीब का मान होने लगा। उसे नित्य घुड़कियां ना मिलती, दिन भर दौड़ना ना पड़ता, कर्मचारियों के व्यंग और अपने समकक्षों के कटुवाक्य ना सुनने पड़ते। चपरासी लोग स्वयं उसका काम कर लेते। उसके नाम में थोड़ा सा परिवर्तन हुआ, गरीब से गरीबदास बना। स्वभाव में भी कुछ तब्दीली पैदा हुई। दीनता की जगह आत्मगौरव का उद्भव हुआ, तत्परता की जगह आलस्य ने ले ली। वह अब कभी भी देर से दफ्तर आता, कभी कभी बीमारी का बहाना करके घर बैठा रहता। उसके सभी अपराध अब क्षम्य थे। उसे अपनी प्रतिष्ठा का बुरहान लग गया था। वह अब 10वें दिन में 5वें दिन दूध दही खाकर लाकर बड़े बाबू को भेंट किया करता था। वह देवता को संतुष्ट करना सीख गया था। सरलता के बदले अब उसमें कायापन आ गया था। एक रोज बड़े बाबू ने उससे सरकारी फार्मों का पार्सल छुड़ाने के लिए स्टेशन भेजा। कई बड़े बड़े बुलंदे थे जो दफ्तर तक ठेले पर लाए गए। गरीब ने ठेले वालों से 12 आना मजदूरी तय की थी। अब कागज दफ्तर में पहुंच गए तो उसने बाबू से 12 आने पैसे ठेले वालों को देने के लिए वसूल किए। दफ्तर के कुछ दूर जाकर उसकी नीयत बदल गई। वह मजदूरों से अपनी दस्तूरी मांगने लगा। ठेलेबाजी राजी ना हुई। इस पर गरीब ने बिगड़कर सब पैसे जेब में रख लिए और धमकाकर कहा, बोला, अब एक फूटी कौड़ी न दूंगा, जाओ जहां चाहो फरियाद करो, देखो हमारा क्या बिगाड़ लेते हो। ठेले वालों ने जब देखा कि भेंट न देने से जमा ही गायब हो जाती थी तो रोध होकर 4 आने पैसे देने के लिए राजी हुए। गरीब ने अठन्नी उनके हवाले की और 12 आने की रसीद लिखवाकर उनके अंगूठे का निशान लगाकर उसे दफ्तर में दाखिल कर दी। वह नजारा देखकर मैं दंग रह गया। यह वही गरीब है जो कई महीने पहले सत्यता और दीनता की मूर्ति था, जिसे कभी अन्य चपरासियों ने भी अपने हिस्से की रकम मांगने का साहस न होता था, दूसरों को खिलाना भी न जानता था। ऐसे में खाने का जिक्र ही क्या। मुझे यह सौभाग्य देखकर अत्यंत खेद हुआ।
मैंने उसे धूर्तता का पहला पाठ पढ़ाया था। मैंने उसे प्रश्न उठा, इस कायरपन से जो दूसरों का गला दबाता है वह भोला राम क्या बुरा था जो दूसरों का न्याय सह लेता था। यह ऐसा मुहूर्त ही था जब उसे मैंने प्रतिष्ठा का मार्ग दिखाया, क्योंकि वास्तव में वह उसके पतन का भयंकर मार्ग था। मैंने बाल प्रतिष्ठा पर उसकी आत्म प्रतिष्ठा का बलिदान कर दिया। तो बच्चों इस चैप्टर के माध्यम से क्या शिक्षा मिलती है कि लेखक ने तो उसको उसकी गुरुता क्या हासिल, मतलब उसको चीजें वस्त्र देने के लिए बताया कि उससे उसका मान बढ़ेगा, परंतु उसने उस मार्ग को गलत रूप से स्वीकार किया और पतन के मार्ग पर चला गया। तो अब इसके बाद बच्चों देखते हैं इस चैप्टर के एक्सरसाइज में। तो एक्सरसाइज था, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाएं। गरीबदास का वेतन कितना था? तो कितना था? 7 रुपए। गरीबदास का सामान दफ्तर में क्यों होने लगा? इसलिए क्योंकि गांव से खाने पीने का सामान लाने लगा, इसलिए गरीबदास का सामान होने लगा। तीसरा है, वह देवता को संतुष्ट करना सीख गया था। वह देवता किसे कहा गया है? तो देवता किसे कहा गया है? बड़े बाबू को। इसके बाद लेखक ने गरीबदास के स्वावलंबन के लिए किसे दोषी माना है? स्वयं को। किसे माना है? स्वयं को। इसके बाद बच्चों फिर वही है नेक्स्ट एक्सरसाइज, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाएं। कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? दफ्तर, चपरासी, कर्मचारी या गरीबदास? तो क्या है? दफ्तर। सामर्थ्यवान में प्रत्यय क्या है? बाम। गरीबदास का पर्यायवाची शब्द है निर्धन। सही शब्द है गैर हाजिर। तो बच्चों आज ही आपका जो थर्ड चैप्टर का रिवीजन है ये पूर्ण हुआ। इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन आंसर, वर्ड मीनिंग, एक्सरसाइजेज हैं, इनको आप बहुत ही बिल्कुल सरलता से और सही रूप से तैयार करेंगे जो आपके टेस्ट यूनिट 7 में आना है। तो बच्चों आशा करती हूँ कि चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही काफी है। आपका दिन मंगलमय।